हेलो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों की भूगोल की श्रृंखला चल रही है उसी के अंतर्गत आज हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेक्स, झीलें। झीलें प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अक्सर चाहे छोटा एग्ज़ाम हो या बड़े एग्ज़ाम हो, सब में क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसी नाते मैंने डिसाइड किया कि इसको अलग से हम लोग पढ़ लें। जहाँ तक झीलों का सवाल है, तो अगर पारिभाषिक तौर पर कहा जाए तो वे जलीय भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरे हों, झील कहे जाते हैं। वे जलीय भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरे हों, उनको झील कहा जाता है। झीलों का जो अध्ययन है उसको लेमनोलॉजी कहा जाता है। एक और फैक्ट आपको बताएं, इस पूरे धरातल के कुल क्षेत्रफल के लगभग 3.7% भाग पर झीलों का विस्तार मिलता है। झीलों को अनेक आधारों पर विभाजित किया जाता है, लेकिन उसमें से आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं 3 आधारों की चर्चा किया है। एक बनावट के आधार पर, दूसरा जल की प्रकृति के आधार पर, एंड थर्ड उत्पत्ति के आधार पर। अब इसमें पहला बनावट के आधार पर, झीलों का निर्माण किन कारणों से हुआ है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेवार हैं, इसके आधार पर 2 भागों में इन्हें रखा जाता है। एक वे झीलें जिनका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है, प्राकृतिक कारणों से हुआ है, उसमें मानव का कोई विशेष योगदान नहीं है। ऐसे प्राकृतिक कारणों द्वारा निर्मित झीलों को प्राकृतिक झील कहते हैं। जितनी भी झीलों का नाम आपको याद हो, चाहे वो टिटिकाका हो, विक्टोरिया हो, सुपीरियर हो, कैस्पियन सागर हो, ये सभी झीलें प्राकृतिक कारणों से निर्मित है। यही कारण है कि इनको प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी झीलें जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया है, मानव ने अपने आवश्यकता के लिए उसका निर्माण किया है, वैसे झीलों को मानवकृत या कृत्रिम झीलें कहा जाता है। इसका उदाहरण अन्यत्र नहीं जाना है। जितने भी डैम बने हैं, उन डैम के निर्माण में पहले जलाशयों का निर्माण होता है। सभी जलाशयों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे आपका गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जितने भी मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं, उनको कृत्रिम झीलों के अंतर्गत रखा जाता है। जल की प्रकृति के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर झीलों का विभाजन होता है। इसमें जल की प्रकृति किस तरह की होगी भाई? या तो एक ताजे पानी, या जिसे आप मीठे पानी की झील कहते हैं, या वो खारे पानी की झील होगी। इसमें खारे पानी की झील, लवणीय झील, सेलाइन लेक्स, इसमें अब प्रश्न उठता है कि आखिर जैसे ये शब्द खारापन कहना, लवणता कहने से तुरंत एक दिमाग में जो बात आती है, जो एक भाव आता है, वो नमकीन के तरह आता है कि लवणता मतलब नमकीन। जबकि लवणता की जो परिभाषा होती है भूगोल में, जल में घुले हुए
कुल ठोस पदार्थों की मात्रा को लवणता कहा जाता है। अब उसमें सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये 4 लवण ऐसे हैं जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब इनकी उत्पत्ति कहां से हो गई भाई? झीलों में लवणता आखिर कहां से आ गई? कभी कभी ये भी कहा जाता है कि नदियां जो झीलों में गिरती हैं तो उनसे लवणता आती है, लेकिन यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नदियों की लवणता और झीलों की लवणता में अंतर मिलता है। झीलों में जहां सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की प्रधानता होती है, वहीं नदियों की लवणता में कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। अब इस बात से यह बात प्रमाणित हो जाता है कि नदियों द्वारा या किसी भी प्रवाह द्वारा झीलों में लवणता नहीं आई है। तो आखिर आई कहां से लवणता भाई? तो जल जो अर्थ क्रस्ट है, जिस पर जल टिका हुआ है, जिस पर जल स्थित है, उसी क्रस्ट के धीरे धीरे घुलने से उसमें लवणता की मात्रा बढ़ती चली गई। अर्थात पृथ्वी धरातल में मौजूद तमाम खनिजों के घुलने से उन झीलों में लवणता का निर्माण होता है। तो खारे पानी की जो झीलें हैं, इसमें सबसे अधिक खारे पानी की झील डॉन जुआन पॉन्ड है, जो कि आपके अंटार्कटिका में है। उसके बाद आपका गेटवले पॉन्ड, जो कि इथोपिया में है। रेटबा झील देख रहे होंगे आप, ये सेनेगल में है। ये 3 झीलें डॉन जुआन झील में लगभग 480% लवणता मिलती है। गेटवले पॉन्ड में लगभग 440% लवणता मिलती है, जबकि रेटबा झील में 430% लवणता मिलती है। अब यहां एक शब्द आया प्रतिशत, 480, 430, 450%। तो यहां ध्यान रखिएगा, लवणता का जो प्रदर्शन होता है, लवणता हमेशा प्रति 1000 ग्राम में प्रदर्शित की जाती है। अब मैंने कहा कि डॉन जुआन पॉन्ड में 480% लवणता मिलती है। इसका मतलब हुआ कि डॉन जुआन पॉन्ड के 1 किलो जल में 480 ग्राम तमाम तरह के लवण घुले मिलते हैं, तमाम तरह के साल्ट घुले मिलते हैं। तो इसकी गणना हमेशा प्रति 1000 ग्राम में होती है। सामान्यतः आप मैथ में प्रतिशत 100 में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर प्रतिशत का मतलब प्रति 1000 ग्राम में। अब वैसे ही वान झील बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में यह पूछ चुका है। वान झील जो कि टर्की में है, वान झील में 330% लवणता पाई जाती है। मृत सागर जो इस स्थल पर सबसे लो लैंड है, मृत सागर में आपका 280% लवणता पाई जाती है। इसी तरह ग्रेट साल्ट लेक जो कि अमेरिका में है, यूएसए में है, उसमें 230% लवणता पाई जाती है। कहने का मतलब कि डॉन जुआन से लेकर ग्रेट साल्ट तक यही पूरा क्रम है विश्व में सबसे अधिक लवणीय झीलों का। मीठे पानी की झीलें जितने भी हिमानी क्षेत्रों में हैं, जैसे आपका डल झील, वुलर झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील, अथाबस्का झील, ग्रेट बियर झील, ये सभी झीलें मीठे पानी के झीलों के अंतर्गत आती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं तीसरा जो आधार है इन झीलों के विभाजन का, वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति किन कारणों से हुई, किन प्रक्रियाओं से हुई, इन उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर
इसका विभाजन होता है। इसमें पहला आप देख रहे होंगे बलन से निर्मित झीलें, लेक्स ड्यू टू फोल्ड्स। फोल्ड में आपको मालूम ही है कि दो भाग होता है, एक ऊपर उठा हुआ भाग जिसे आप एंटीक्लाइन कहते हैं, एक नीचे वाला भाग जिसे आप सिनक्लाइन कहते हैं। इन सिनक्लाइन में इसमें हमेशा जो है पानी जमा हो जाता है, जल जमा हो जाता है, और इन सिनक्लाइन में जल के जमाव से कभी कभी झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी झीलों को बलन से निर्मित झीलें कहा जाता है। जैसे आपका जेनेवा झील, एडवर्ड झील, जेनेवा झील स्विट्जरलैंड में है, एडवर्ड आपका अफ्रीका में है। ये सभी झीलें इसी तरह के सिनक्लाइन में निर्मित हैं, अर्थात बलन से निर्मित हैं। दूसरा, बलन के विपरीत आपने पढ़ा है अर्थ मूवमेंट में, भ्रंश द्वारा निर्मित झीलें, फॉल्टेड लेक्स। जब धरातल के अंतर्गत तनाव की शक्तियां कार्य करती हैं, टेंशनल फोर्सेज कार्य करते हैं, तब चट्टानों में खिंचाव होता है और उन खिंचाव के कारण चट्टानें टूटती हैं, जिससे भ्रंश का निर्माण हो जाता है। उस गैप में, उन भ्रंशों में जब जल इकट्ठा हो जाता है, जल भराव हो जाता है, तो ऐसी झीलों को भ्रंश द्वारा निर्मित फॉल्टेड लेक्स कहा जाता है। आपको पिछले वीडियोज में पढ़ाते समय मैं बताया था कि संरक्षित किनारे के सहारे कैलिफोर्निया में सन एंड्रियास भ्रंश का निर्माण हुआ है, और उसी सन एंड्रियास भ्रंश के ही कुछ भाग में जल जमाव के कारण झील का भी निर्माण हो गया है। तो सन एंड्रियास झील जो कि आपके कैलिफोर्निया में है, वो आपके भ्रंश निर्मित झील हो जाएगी। इसके बाद आपका क्रिस्टल लेक जो कि यूएसए में वो भी है, वो भी आपके भ्रंश द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण है। थर्ड है दरार से निर्मित झील, या इसे रिफ्ट झील भी कहा जाता है, रिफ्ट लेक भी कहा जाता है। इसका भी निर्माण धरातल के आंतरिक भाग में खिंचाव के कारण होता है, तनाव के कारण होता है, टेंशनल फोर्सेज के कारण होता है। टेंशनल फोर्सेज के कारण चट्टानों में खिंचाव, फिर वही बात, खिंचाव या तनाव के बाद चट्टानें टूट गई, एक भाग ऊपर गया, एक भाग नीचे चला गया। तो जो नीचे चट्टानों के जाने से जो लो लैंड निर्मित होता है, निम्न भाग निर्मित होता है, उसमें जल भराव के कारण जो झीलें बनती हैं उन्हें दरार से निर्मित रिफ्ट लेक कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया था मृत सागर का, तो मृत सागर से लेकर और अफ्रीका तक जो ग्रेट रिफ्ट वैली का विस्तार है, उसमें अनेकों झीलें हैं जो उस प्रक्रिया द्वारा निर्मित हैं। जैसे खुद आपका डेड सी, न्यासा झील, मलावी झील, टांगनिका झील, ये सब अफ्रीका में है। ये सभी झीलें रिफ्ट यानी धरातल के अंदर क्रियाशील तनाव मूलक शक्तियों के कारण हुआ है। तो ऐसी झीलों को दरार से निर्मित झीलें कहा जाता है। जो जो झीलों का एग्जाम्पल दे रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, वही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है क्रेटर झील। क्रेटर झील, क्रेटर द माउथ ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। विस्फोट के बाद जब विस्फोट शांत हो जाता है तो उस क्रेटर में या ज्वालामुखी के मुख में जल भराव हो जाता है, जिससे झीलों का निर्माण होता है। वैसी झीलों को क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी मुख में पानी भरने से, जल भरने से जिन झीलों का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहा जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल लें तो क्रेटर नाम से ही यूएसए में एक झील है, वो इसका एग्जाम्पल है। टीटीकाका भी क्रेटर झील है, टांगनिका भी आपका एक क्रेटर झील है, विक्टोरिया झील,
विक्टोरिया, जिससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है। आपके यहाँ अगर भारत से उदाहरण लिया जाए तो लोनार, महाराष्ट्र की लोनार झील, वो भी क्रेटर झील का उदाहरण है। पांचवा है हिमानी निर्मित झीलें, ग्लेशिएटेड लेक्स। हिमानी क्रियाओं से, ग्लेशियर के कटाव से या जमाव से झीलों का निर्माण होता रहता है। अब ग्लेशियर से अपर्दन हुआ, अपर्दन होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों, गर्तों का निर्माण हो जाता है, उसमें जल भराव होता है, उससे भी झीलों का निर्माण हो जाता है। या प्लीस्टोसीन युग में जो हिम युग था, उसमें से धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और उस बर्फ के पिघलने से तमाम हिमानी क्षेत्रों में जल जमाव हो गया, जिससे विभिन्न झीलों का निर्माण हो गया। जैसे आपका ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, आपके कश्मीर की झीलें, चाहे वुलर हो चाहे डल हो, साइबेरिया की बैकाल झीलें, ये सभी झीलें हिमानी निर्मित झीलें हैं। थर्मोकास्ट झील, वह, इससे पहले एक शब्द आप देखिए, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट, हिमाच्छादित धरातल को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। वह धरातल जो हमेशा बर्फ से ढका रहे, ग्लेशिएटेड रहे, उसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। इसमें एक और आपको बता दें, ये जो शब्द है परमाफ्रॉस्ट, आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट द्वारा दिया गया है वैसे क्षेत्रों के लिए जहां सालों भर बर्फ जमी रहती है, लेकिन कभी कभी किसी कारण से अगर टेम्परेचर बढ़ता है और वहां पर जल इकट्ठा हो जाता है किसी गर्त में, तो वैसी झीलों को थर्मोकास्ट झील कहते हैं। इसके बाद गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। गोखुर झील, नदियां जब पहाड़ों से मैदानों में उतरती हैं, मैदानों में उतरने के बाद चूंकि उनके साथ पहाड़ों से अपर्दित करके लाए गए तमाम कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर रहता है, साथ ही साथ ढाल के कम होने से उनका वेग भी कम हो जाता है, जिससे नदियां अपना सीधा मार्ग छोड़कर टेढ़ा मेढ़ा मार्ग अपना लेती हैं। नदियों के इन टेढ़े मेढ़े मार्ग को मियांडर कहा जाता है, हिंदी में विसर्प कहा जाता है। नदियों के टेढ़े मेढ़े या सर्पिलाकार मार्ग को मियांडर या हिंदी में विसर्प कहा जाता है। तो नदियां जब मैदानी भाग में आती हैं तो उनके वेग में कमी तथा बोझ की अधिकता के कारण अपना सीधा मार्ग छोड़कर टेढ़ा मेढ़ा मार्ग अपना लेती है। लेकिन बरसात के दिनों में जब इन नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है तो इनका वेग तीव्र हो जाता है, जिससे ये नदियां अपना टेढ़ा मेढ़ा मार्ग छोड़कर सीधा मार्ग अपना लेती हैं और टेढ़े मेढ़े मार्ग के मुहानों पर बालू, कंकड़, मिट्टी इत्यादि जमा हो जाता है, जिससे इसका धीरे धीरे करके मुख्य धारा से वह टेढ़ा मेढ़ा भाग अलग हो जाता है। इस तरह से एक नई झीलों का निर्माण होता है। चूंकि इसकी आकृति गाय के पैर के समान होता है, इसीलिए इसे ऑक्सबो लेक, हिंदी में गोखुर झील कहा जाता है। चूंकि ये मुख्य नदी का छोड़ा हुआ भाग है, इसलिए हिंदी में कभी कभी इसके लिए छाड़न झील शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आपका अर्थ है जलोढ़ पंख झील। जब नदियां पहाड़ों से मैदानी भाग में आती हैं तो अपना अवसाद पंखाकार रूप में जमा कर देती हैं, विस्तृत रूप में जमा करती हैं और जमा करने के दौरान कहीं कहीं रिक्त स्थान हो जाते हैं। उन रिक्त स्थानों में जल भराव से झीलों का निर्माण होता है।
वैसी झीलों को जलोढ़ पंख झील या एलुवियल फैन लेक्स कहा जाता है। लैगून झीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सागरीय जल का भाग किसी भी कारण से अगर सागर से अलग हो गया, कोई सागर है, वहां पर सागरीय जल के निक्षेप से एस्कार्पमेंट बन गया, बांध बन गया, और सागरीय जल का भाग अलग हो गया मुख्य सागर से, तो वैसे निर्मित झीलों को लैगून झील कहा जाता है। लैगून झील, इसका उदाहरण आपको भारत से ही दे दें, जैसे वेम्बनाड झील, पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, भारत की सबसे बड़ी चिल्का, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का जो उड़ीसा में है। तो इस तरह से लैगून झीलें हमेशा पूछता रहता है परीक्षा में। एक और आपको इसमें फैक्ट बता दें, लैगून झीलों को पश्चिमी तट अर्थात मालाबार तट, विशेष रूप से केरल में कयाल कहा जाता है। एंड लास्ट डेल्टा झील, आपको मालूम ही है कि जब नदियां अपने मुहाने के पास पहुंचती हैं तो उनमें वेग एकदम कम हो जाता है, अवसाद कहीं कहीं जमा हो जाता है। उन अवसादों के जमाव से बीच में कहीं कहीं गैप बन जाते हैं और उसमें जल भराव होता है, जिससे छोटी छोटी अल्पकालिक झीलों का निर्माण होता रहता है। ऐसी झीलों को डेल्टा झील कहते हैं। जैसे आपका पोचास्ट्रियन झील मिसिसिपी डेल्टा में बना हुआ है, आपका मैरीगॉट झील जो कि नाइजर नदी के डेल्टाई भाग में बना हुआ है, कोलेरू झील आपके गोदावरी नदी डेल्टा के पास बना हुआ है। तो इस तरह से नदियां अंत में जहां सागरों में मिलती हैं वहां पर भी झीलों का निर्माण करती रहती हैं, वैसी झीलों को डेल्टा झील कहा जाता है। अब और कुछ क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वन लाइनर के रूप में मैं बता दूं। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वितरण की दृष्टि से, इतनी झीलें हैं, वितरण की दृष्टि से इनमें से कौन सी झीलों का सबसे ज्यादा क्षेत्र पर विस्तार मिलता है? तो आंसर होगा उसका हिमानीकृत, हिमानी से निर्मित झीलों का विस्तार इस धरातल पर सबसे अधिक होता है। उसके बाद अभी मैंने पहले चर्चा किया था प्लीस्टोसीन युग का। प्लीस्टोसीन युग में आइस एज समाप्त हो रहा था, जिससे तमाम नई नई झीलों की उत्पत्ति हुई, बनी झीलें। तो यही कारण है, चूंकि सबसे ज्यादा हिमानी झीलों का निर्माण इसी प्लीस्टोसीन युग में हुआ था, इसीलिए प्लीस्टोसीन युग को गार्डन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। अगर आप किताबों में देखेंगे तो उसमें लिखा है सबसे ऊंचाई पर, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील ओजस डेल सलाडो है। लेकिन एक बात बता दें आपको कि झीलों का एरिया के आधार पर जो निर्धारण किया गया है, जो मापक है, जो स्केल है, वो झीलों की श्रेणी में उन्हीं झीलों को रखा जाता है जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो। जबकि ओजस डेल सलाडो का अभी मापन सही ढंग से नहीं हो पाया है। जो इमेजरी फोटो हैं उनके आधार पर इसका निर्धारण किया गया है और इसका एरिया जो है 0.78 के आसपास है। यही कारण है कि कभी कभी परीक्षा में ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो आप सबसे ऊंचाई पर, ऐसे तो ओजस डेल सलाडो को याद ही रखिए, अगर ऑप्शन में रहेगा तो यही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो टीसो सिकरू जो तिब्बत की पठार पर स्थित झील है, टीसो सिकरू को भी अवश्य याद रखिएगा। जैसा क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन, इसमें केवल एक और शब्द लगा दें कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, नेविगेटेड लेक कौन है? तो आंसर तुरंत बदल जाएगा और वो हो जाएगा टीटीकाका। टीटीकाका झील जो बोलिविया और पेरू की सीमा पर है, यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, नेविगेटेड लेक है। अब भारत में पूछ दे कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है भाई,
तो भारत में आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील है सिक्किम की, लेकिन उसके साथ भी वही प्रॉब्लम है। इस नाते देवताल को याद रखिए, चोलामू के साथ साथ देवताल को भी याद रखिए। देवताल कई बुक्स में आपको मिलेगा कि देवताल भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, लेकिन साथ ही साथ चोलामू को भी आपको याद रखना है जो सिक्किम में है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके साथ ही साथ कभी कभी एरिया वाइज पूछ देता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झील, तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर सबसे बड़ी झील पूछता है तो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद अगर क्रम करें तो सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, अरल सागर एवं ह्यूरन झील। सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील जो कि यूएसए में है, कैस्पियन सागर आपका एशिया और यूरोप दोनों में है, दोनों की सीमा निर्धारित करता है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। वैसे ही ह्यूरन झील अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा में है। अब इसमें क्वेश्चन अगर केवल पूछा कि सबसे बड़ी झील है कौन है, तब तो आप कैस्पियन सागर कह दिए। अगर पूछ देता है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि एशिया का सबसे बड़ा झील कौन है भाई, तो एशिया के झील अगर सबसे बड़ा पूछता है तो कैस्पियन सागर ही होगा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन से कैस्पियन सागर को हटा देता है, तब आपका आंसर हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील साइबेरिया, रूस के साइबेरिया में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड एवं विश्व की सबसे प्राचीनतम झील है। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपको और बता दें, अपने यहां से लोकाटक झील का नाम सुना होगा आपने, मणिपुर में, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इसे तैरती हुई झील कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस झील के अंदर नेशनल पार्क डेवलप किया गया है, और उस नेशनल पार्क, लोकाटक नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसे तैरता हुआ पार्क कहा जाता है। उसका कारण है कि इस लोकाटक झील में मिट्टी एवं तमाम वनस्पतियों के मिश्रण से 1 से 4 मीटर मोटी परतों का निर्माण हो गया है, और उन परतों का केवल 20% भाग ही जल के अंदर रहता है, 80% भाग जल के ऊपर रहता है। इसलिए वो देखने में तैरता हुआ दिखाई देता है, और उससे जो द्वीप इस झील में निर्मित हुए हैं, उन वनस्पतियों और मिट्टियों के मिश्रण से, अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी भार वाहन क्षमता कितनी है, कि वहां पर बहुत से स्थानीय लोगों ने अपना रोजगार भी डेवलप कर लिया है। और साथ ही साथ उस लोकाटक नेशनल पार्क में जो मणिपुर के राजकीय पशु है सुंगारू हिरण, सुंगारू हिरण को के संरक्षित क्षेत्र के रूप में भी उसे डेवलप किया गया है और उसका संरक्षण किया गया है। सुंगारू हिरण विश्व के इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। अब इस संरक्षण के कारण बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। 1995 में जहां 116 सुंगारू हिरणों की संख्या थी इस लोकाटक नेशनल पार्क में, वर्तमान में यहाँ सुंगारू हिरणों की संख्या 300 से भी अधिक हो गई है। तो इस तरह से जितने एग्जाम्पल मैंने बताया उस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ जो लास्ट में मैं वन लाइनर के रूप में आपको बताया इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इस लेख से, टॉपिक से जरूर आता है। इसको मैं रेगुलर क्लास से अलग हटके इस वीडियो को मैंने बनाया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।